एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब लोग ब्रैकेट निकाल लीजिएगा। अब देखिए, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जानते हैं आप सभी लोग, ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, अभी सेक्शन में नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो बेसिक बात है आप लोग समझिए, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, हम लोग दो वर्ड इसमें पढ़े, एग्रीमेंट पढ़े और कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, ठीक है ना। हम लोग दो इसमें वर्ड पढ़े, एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एक ही जैसा साउंड करता है और हम लोग दोनों के लिए सेम, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं वर्ड, और एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल करते हैं दोनों वर्ड को, जबकि ऐसा नहीं है। ओके फैजल, राहुल, हम लोग सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल करते हैं दोनों वर्ड को। जब मन होता है एग्रीमेंट बोल देते हैं, जब मन होता है कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। हां, अब समझिएगा। अब है क्या वर्ड, पूरा सेंटेंस क्या है आपका, तो कहता है एन एग्रीमेंट, वह एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स है वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि जिसको आप लॉ के द्वारा लागू करवा सकते हैं। एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझिएगा, फिर हम लोग सेक्शंस पे आएंगे। मान लीजिए हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको 5,000 रुपया देंगे, मेरे घर में मेरा बर्थडे हो रहा है, बदले में आप हमको शराब का 1 कार्टून लाकर देंगे। एग्रीमेंट तो है ये, हां या ना। हम आपसे एग्रीमेंट किए कि हम आपको 5,000 रुपया देंगे और इस डेट में आप हमको 1 कार्टून शराब लाकर देंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें, एग्रीमेंट है। लेकिन क्या यह कॉन्ट्रैक्ट है बिहार के परिप्रेक्ष्य में? ठीक है, अब यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए नहीं है कि हम तो आपको 5,000 रुपया दे देंगे या एडवांस में 2,500 रुपया दे दिए, लेकिन अगर आप हमको शराब का कार्टून लाकर नहीं देंगे, शराब की बोतल लाकर नहीं देंगे, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, समझिएगा, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो वहां पे जज साहब क्या कहेंगे, हम ही को डांट लगाएंगे, कहेगा पकड़ के बंद करो इसको पता नहीं है बिहार में शराब बंदी है, हां या ना। तो क्या हम कोर्ट यह आपको आदेश दे सकती है कि उसने 5,000 रुपया दिया है, आपको एक शराब का कार्टून लाकर दो इस आदमी को? नहीं दे सकती है। अब दोनों में फर्क देखिएगा। तो चूंकि इस एग्रीमेंट को हम लोग इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं बाय लॉ, इसीलिए यह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर मौसमी, फैजल? हां, तो इसका मतलब है, अब समझिएगा, इस सेंटेंस को समझिएगा। इसका मतलब है कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वह एग्रीमेंट है, बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब है लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। एग्रीमेंट ही ऐसा एग्रीमेंट जो सभी तरीके से सही है वही कॉन्ट्रैक्ट है। तो यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, हां या ना। बट नॉट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर? ये लाइन क्लियर हो गया? हां, तो अब समझिए, अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? आप लोग अब सिनोनिम्स की तरह इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे।
वैसा एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट से लागू करवा सकते हैं उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, नहीं तो वह एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट तक ही सीमित रहेगा। हम आपके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप मेरे लिए एटीएम तोड़ कर ला दीजिएगा, हम आपके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं तुमको हम जो है बाहर निकलोगे समोसा खिलाएंगे, क्लासरूम में हमको चोरी करवाओ एग्जाम में, ये सब एग्रीमेंट कर सकते हैं हम लोग, यहां तक कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर? तो एग्रीमेंट करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वह इन्फोर्सेबल होगा कि नहीं होगा इस चीज पर, ठीक है ना, डिबेट करेंगे, इस चीज पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर? हाँ या ना? हाँ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए, और इट मस्ट हैव एलिमेंट ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, और उसमें वो सारे तत्व होने चाहिए जो उसको इन्फोर्स करवा सके, ठीक है ना। ओके, अब आइए आप लोग सेक्शन 2H, सेक्शन 2H इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसमें देखिए 2H क्या कह रहा है, जरा पढ़िएगा जरा। सेक्शन 2H, बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 2H में डिफिनेशन दिया हुआ है, किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, याद रखिएगा सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वह एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा उसको वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर? सेक्शन 2H क्लियर? अब आइए सेक्शन 2E क्या कर रहा है, जरा पढ़िए जरा सेक्शन 2E। अब सवाल क्या उठता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, हम अभी क्या पढ़े, हम अभी पढ़े कि वह एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वह कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर आप पूछिएगा सर एग्रीमेंट क्या होता है, तब फिर आप पूछिएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में, क्या कह रहा है सुनिएगा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है ना, कि वह प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस, बहुत सारा प्रोमिसेस, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जिसमें कि कंसिडरेशन होता है फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, इज एन एग्रीमेंट, उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। जो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, बहुत सारा प्रोमिसेस है, उसमें अगर हम लोग कंसिडरेशन को मिला देते हैं तो वह बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है ना। यानी कि अब आप कहिएगा कि प्रॉमिस क्या होता है, सवाल अब उठेगा कि प्रॉमिस किसको बोलते हैं। सेक्शन 2A में देखिएगा आप, सेक्शन 2B में, सेक्शन 2B में प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2B में प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है, हाँ या ना? हाँ, अब यहां क्या कह रहा है, तो कहता है कि व्हेन द पर्सन टू होम द proposal इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, a proposal when accepted becomes a promise। अब देखिए, यानी कि एग्रीमेंट होने के लिए दो पार्टी होना चाहिए, सबसे पहला दो लोग होंगे, दो पार्टी होंगे, उसमें से एक क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, दूसरे को प्रपोजल दे रहा है कि हम अपना जो है कार आपको बेचना चाहते हैं 5 लाख रुपए में। हम जैसे कि हम मान लीजिए हैं आपको प्रपोजल दे रहे हैं और इस उम्मीद के साथ प्रपोजल दे रहे हैं कि आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्ट के इरादे से ही हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं। तो हम जब आपको यह प्रपोजल देते हैं कि हम अपनी कार 5 लाख रुपया में बेचना चाहते हैं, क्या आप खरीदिएगा? तो जैसे ही हम प्रपोजल दिए और आप उस प्रपोजल को एसेंट दे रहे हैं, यानी सहमति दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो वह क्या बन जाता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस। ठीक है,
जैसे ही प्रपोजल में क्या दिए हम, प्रपोजल को हम एक्सेप्ट किए, आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किए, दो पार्टी होगा, उसमें से एक आदमी प्रपोजल दे रहा है, और प्रपोजल का जो डिफिनेशन है वो सेक्शन 2A में दे रखा है। मिला सबको? सेक्शन 2A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो अभी उतने डीप में नहीं जाएंगे, आप लोग समझिएगा कि एक आदमी अपनी इच्छा बताता है, ठीक है ना, कि हम ऐसा आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, हम आपके साथ ऐसा, हम अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहते हैं, इसको हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। तो जब हम अपनी इच्छा आपको जाहिर करते हैं, आप उस इच्छा का क्या करते हैं, उस इच्छा पर अपनी मुहर लगाते हैं, आप उसको क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ ठीक, हम आपकी गाड़ी ले लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस। ओके, क्लियर? हाँ, और क्या कहा कि जब प्रॉमिस में कंसीडरेशन मिल जाता है, यानी कि प्रॉमिस को जब कंसीडरेशन मिलता है, तो आप कहिएगा फिर कंसीडरेशन क्या होता है। देखिएगा, कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है कौन सेक्शन में, कंसीडरेशन सेक्शन 2D में, सेक्शन 2D में। अब देखिए, कंसीडरेशन का आसान भाषा में अर्थ समझ लीजिए आप लोग, समथिंग इन रिटर्न। किसमें है? सेक्शन 2D में पढ़ तो रहे हैं, सेक्शन 2D में कंसीडरेशन। हाँ, तो क्या होता है कंसीडरेशन में, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिला। हमने आपको प्रपोजल दिया कि हम अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहते हैं, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो बन गया क्या, बन गया प्रॉमिस। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा गाड़ी, आपके लिए कंसीडरेशन क्या हो गया, गाड़ी, और आप हमको क्या देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या हो गया, 5 लाख रुपया। तो गाड़ी के बदले में हमको 5 लाख रुपया मिला, समथिंग इन रिटर्न। तो वो हो गया आपका, जब प्रॉमिस में कंसीडरेशन मिल जाएगा, वह हो जाता है आपका एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E। जब हम लोग प्रॉमिस में कंसीडरेशन मिला लेते हैं, तो वह हो गया आपको एग्रीमेंट। क्लियर? और वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ ये थ्योरी सबको? ये थ्योरी क्लियर हो गया कि दो पार्टी होगा, उसमें से एक प्रपोजल देगा, ठीक है ना, प्रपोजल देगा, एक पार्टी क्या करेगा, प्रपोजल देगा। सेक्शन 2A के हिसाब से प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजल को डिफाइन किया गया है, ठीक। दूसरा क्या करेगा, प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, तो जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, वो हो गया प्रॉमिस, सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है, वो हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या मिलेगा, कंसीडरेशन मिलेगा, कंसीडरेशन को सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। जैसे ही प्रॉमिस में कंसीडरेशन मिल गया, वो हो गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को 2E में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। जैसे ही बन गया एग्रीमेंट, अगर वह एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। यहां तक कोई दिक्कत बताइएगा। अर्पणा, तहसीन, मौसमी, शाह फैजल, आनंद, अंशु, राहुल, क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। हाँ हाँ, अब आइए, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वह एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन सा एग्रीमेंट को हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं लॉ के द्वारा, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल है,
क्या क्या चीजें ऐसे होंगी, ठीक है ना, जो कि हम लोग मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया वह एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, इसका मतलब एग्रीमेंट सही होना चाहिए आपका, तो वो तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सही होने के लिए क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल है, क्या क्या आवश्यक तत्व है, ये बातें जो है ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 10 में। ये चीजें लिखी हुई है आपको सेक्शन 10 में। निकालिए सेक्शन 10। सेक्शन 10 मिला, सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, सबको मिल गया? हाँ या ना? हाँ। तो अब कह रहा है इसमें कि वह सारी एग्रीमेंट जिसमें ये सब चीजें मिली हुई हैं, जो सेक्शन 10 के हिसाब से करा है कि हमको ये सब चीजें आप करके दे, तो हम समझेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यह एग्रीमेंट आपका सही है, ठीक है ना। क्या क्या लिखा हुआ है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। सबसे पहला एसेंशियल कह रहा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट के बारे में जो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 13 से लेकर 22 तक लिखा हुआ है। फ्री कंसेंट, कंसेंट 13 से कंसेंट शुरू हो जाता है और उसका प्रोविजन 22 तक गया है। फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब ये क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दूसरा एसेंशियल क्या कह रहा है? पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड नंबर दूसरा एसेंशियल, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सक्षम होने चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए। ये लिखा हुआ है आपको सेक्शन 11 में और सेक्शन 12 में। पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्या कह रहा है? फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन कहां है लिखा हुआ? तो कहता है सेक्शन 23 में लिखा हुआ है लॉफुल कंसिडरेशन, सेक्शन 23 में। चौथा क्या कह रहा है? विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये कहां पे मेंशन है? तो यह मेंशन है आपको, ठीक है ना, सेक्शन 23 में। ये भी लॉफुल ऑब्जेक्ट भी सेक्शन 23 में ही है, सेक्शन 23। और क्या कर रहा है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। लास्ट क्या कह रहा है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। साफ साफ एक्सप्रेसली कहीं पे वॉइड नहीं होना चाहिए, किसी लॉ के द्वारा उसको वॉइड नहीं किया गया हो। एक्सप्रेसली किसी एक्ट में कहीं पे मेंशन नहीं हो कि यह वॉइड है। अगर ऐसा है, ठीक है ना, और ये कहां मेंशन है? सेक्शन 24 से लेकर 30 तक, सॉरी 24 टू 30, 24 से लेकर 30 तक। अगर इतनी चीजें हैं तो आपका एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमको यही 5 शर्त चाहिए। क्या क्या चाहिए? 13 से लेकर 22 तक लिखा गया फ्री कंसेंट होना चाहिए। फिर सेक्शन 11 और 12 में मेंशन है पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। फिर लिखा है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो कि सेक्शन 23 में लिखा गया है, 23 में इसका प्रोविजन है।
फिर कह रहा है विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कि सेक्शन 23 में लिखा गया है, और कह रहा है लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एक्सप्रेसली कहीं पे किसी लॉ के द्वारा उसको वॉइड नहीं किया गया हो, जो कि मेंशन है आपको सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक। क्लियर? इतनी शर्तें पूरी कर दे, आपका एग्रीमेंट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये इतनी शर्तें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको एलोबरेट करेंगे और आगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। ओके, क्लियर?